नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नितिन ए गोखले द्वारा लिखित ये किताब आर्यन काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर के बारे में। रामेश्वर नाथ काव, जिनको रामजी काव के नाम से भी जाना जाता है, ने रॉ को फाउंड किया था 1968 में। जैसा कि हमें पता है कि रॉ अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है। आर्यन काव एक कश्मीरी पंडित थे। उनके दादा बहुत पहले ही इलाहाबाद आके शिफ्ट हो गए थे, जहाँ वो लोग अपना बिजनेस करते थे। आर्यन काव का माना जाता है कि एक इंट्रोवर्ट नेचर था। वो ज़्यादा पब्लिक नहीं हुआ करते थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, उनका आप ज़्यादा ना ही कोई पब्लिक इमेज देख पाएंगे, ना ही कोई पब्लिक स्पीच देख पाएंगे। बहुत कम इंटरव्यू देते थे, वो भी पर्सनल। सो दैट इज़ हाउ ही वाज, राइट। वो एक इंट्रोवर्ट थे और इसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। जैसे बचपन में वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, उनके दोस्तों से उनका लगाव ज़्यादा नहीं था, उनको चिढ़ाया जाता था, या बहुत ही कम उम्र में वो अपने पिता को खो बैठे थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण उनका ऐसा नेचर बन गया। खैर, उन्होंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और 1939 में, जबकि वो अपने लॉ के पढ़ाई के फर्स्ट ईयर में थे, उनको इंडियन पुलिस में नौकरी मिल गई। वो वहाँ कई केसेस पे काम किए और फाइनली 1947 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लिए। उनके बचपन के बारे में या उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। जैसे एक पार्ट में उनकी बेटी बताती हैं कि कोई भी चीज़ पे हम लोग अगर कोई डिस्कशन करते थे या कोई राय देने की कोशिश करते थे तो उनका एक पंच लाइन हुआ करता था, जैसे जो कि था, नसीहत मत दो, नमूना बन जाओ, राइट। वो बहुत ही डिसिप्लिन थे, एक वेजिटेरियन थे और नॉन अल्कोहलिक थे। उनके कई केसेस के बारे में बताए गए हैं, उनका जो योगदान रहा है। खास करके 3 इम्पॉर्टेंट केस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ विच इज़ कश्मीर प्रिंसेस केस के बारे में, फिर 1971 वॉर के बारे में, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन के नाम से भी जाना गया, और फिर सिक्किम मर्जर विथ इंडिया के बारे में। अगर हम लोग कश्मीर प्रिंसेस के बारे में थोड़ा सा हाई लेवल पे बात करें तो ये एक इंडियन एयरक्राफ्ट था जो कि चाइनीज़ डेलीगेट को लेके एफ्रो एशियन मीट, जो कि 1955 में होने वाला था, जा रहा था। और हांगकांग से जकार्ता का इसका फ़्लाइट था और हांगकांग से उड़ने के 5 घंटे बाद ही एक्सप्लोड हो गया। आर्यन काव को ये केस दिया गया फॉर इन्वेस्टिगेशन, और उनका उनका जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था वो सिर्फ इतना ही था कि उन्हें ये पता लगाना था कि ये इंटरनल फेलियर है कोई भी इंटरनल पार्ट्स के लिए, या इसमें कोई सैबोटेज किया गया है, कोई बॉम्ब प्लांट किया गया है वगैरह, राइट। तो इस सिलसिले में वो अलग अलग देश गए, जैसे हांगकांग गए, वो चाइना गए, सिंगापुर गए, अलग अलग लोगों से मिले और उनके लर्निंग के लिए भी बहुत बड़ा ये बड़ा पॉइंट था। वो बहुत कुछ उनको सीखने को मिला। जहाँ तक केस का सवाल है, वो केस के बारे में पता तो लगा लिए थे। वो बहुत हांगकांग ऑफिसर्स जो थे या चाइनीज़ अथॉरिटीज़ थे, दोनों से रेगुलर कांटेक्ट किए। काफ़ी लंबा ये प्रोसीजर था और अंत में उन्होंने ये पता लगा लिया था कि नहीं, ये इंटरनल पार्ट्स फेलियर नहीं है, जबकि बल्कि इसमें एक बॉम्ब प्लांट किया गया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट उससे ये भी चाहती थी कि पता लगाओ कि क्यों किया गया था, किसने किया था। जहाँ तक आर्यन काव का पार्ट था, वो सीधा मना कर दिए थे, मेरा वो पार्ट नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट बात इससे ये निकली थी, वो बल्कि आगे और भी इन्वेस्टिगेशन के करने पे उनको पता चला कि एक्चुअली जाओ इन लाई, जो कि चाइनीज़ प्रीमियर थे, उनका असैसिनेशन करने के लिए किया गया था। एक KMT एजेंसी थी जिसने एक चाऊ चू के नाम से एक बंदे को अपॉइंट किया, जो कि हांगकांग एयरपोर्ट पे काम करता था, और उससे ये बॉम्ब प्लांट करवाया गया था। खैर, ये उनके इन्वेस्टिगेशन के पार्ट नहीं था, तो ये इस पे उस केस में तो कुछ नहीं बोले, बट इस किताब में ज़रूर बताया गया है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन निकाल चुके थे। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था आर्यन काव का, जो कि फॉर्मेशन ऑफ रॉ था, विच वॉज डन इन 1968, और 1971 में जो हमें पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रॉ उस वॉर में, जिसके वजह से इंडिया वो वॉर जीत पाया एंड बांग्लादेश अलग हो पाया। एक्चुअली 1965 का जो वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो 22 दिन चला था, उसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट को लग गया था कि हमें एक एजेंसी की ज़रूरत है जो सिर्फ इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल बातें भी पता लगा सके, और उसी कारण ये रॉ का फॉर्मेशन हुआ था। अगर हम लोग 1971 वार के बारे में थोड़ी सी बात करें तो उसका मेन रीज़न ये था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं, एक ही था, राइट। सो बट वेस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सारे लीडरशिप डिसीजन वेस्ट पाकिस्तान में ही लिए जाते थे, और ईस्ट पाकिस्तान को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और वो अपना इंडिपेंडेंस चाहते थे।
उस वक्त रॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। एक पीएन नाथ बोल के इंसान थे जिनको नाथ बाबू के नाम से भी जाना जाता था, उनको अपॉइंट किया गया बांग्लादेश में, अब के बांग्लादेश में जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानी जाती थी। उसमें वो अवामी लीग के लीडर्स के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जो हमें पता है अवामी लीग वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी 1970 के इलेक्शन में, जिसके लीडर मुजीबुर रहमान थे, और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई थी, जिसके बेसिस पे उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने का या सरकार बनाने का हक होता था। बट वेस्ट पाकिस्तान वो अलाउ नहीं किया और उसके बदले वो मुजीबुर रहमान को बहुत मनाने की कोशिश की कि नहीं तुम मान जाओ, जो सरकार बनेगी वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की ही बनेगी, जो कि भुट्टो की थी। बट वो प्लान्स काम नहीं किए, मुजीबुर रहमान नहीं माने, जिसके कारण वेस्ट पाकिस्तान को अपना वहाँ पे मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, जिसमें बहुत बड़ा मैसेकर हुआ है। इस किताब में 25 मार्च का भी जिक्र किया गया है, जिसको अराउंड एक दिन में ढाका में 7,000 से 10,000 लोगों को मार दिया गया था। ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पे पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन किया था, जिसमें जितने भी अवामी लीग से जुड़े हुए लोग थे उनको मारा जा रहा था। ये सब होने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश में और भी एजिटेशन बढ़ गया, वो लोग अपनी आज़ादी के लिए और भी लड़ने लगे, और यही मौके का फ़ायदा उठा के इंडियन गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करने लगी। ये सब चल ही रहा था। इस समय रॉ ने, जो कि आर एन काओ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को दिया, जो इंदिरा गांधी को, जो उस समय अपनी प्रधानमंत्री थी, कि हो सके तो पाकिस्तान अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इंडिया पे हमला कर सकता है। और फाइनली उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिला अपने सोर्स से, जो कि फील्ड मार्शल आयूब खान के घर पे ही इनफैक्ट प्लांटेड था रॉ की तरफ से। उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि 1 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स पे हमला कर देगा। इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स को इत्तला किया और उन्हें अलर्ट पे रहने को कहा। बट 1 दिसंबर को कुछ हुआ नहीं, इनफैक्ट 2 दिसंबर को भी कोई हमला नहीं हुआ। और इंडियन एयरफोर्स के लोग बेचैन होने लगे थे। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि वी कैन नॉट कीप आवर पीपल ऑन अलर्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, राइट, इतने लंबे समय के लिए हमें नहीं रख सकते, तो हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। बट रॉ ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, प्लीज़ 24 आवर्स के लिए और आप अलर्ट पे रह जाइए, अगर 3 दिसंबर को कुछ नहीं होता है तो यू ऑल कैन रिलैक्स, राइट। और ये डिसीजन सही हुआ। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला किया, बट वो एक फेलियर माना जाता है पाकिस्तान पे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी अलर्ट पे था और ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। बट दैट ट्रिगर्ड द वॉर, 1971 वॉर, जो कि 13 दिन तक चला था, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर। और उसके बाद वी ऑल नो, राइट, इंडिया जीत गया एंड बांग्लादेश अलग हो गया एंड ऑल दैट। सो इसमें भी रॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, आर एन काओ का एक रोल था, जिसको बाद में लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तीसरा जो केस के बारे में उसमें बताया गया है कि किस तरह रॉ ने अपना रोल प्ले किया था सिक्किम का मर्जर विथ इंडिया में। जैसा कि हम जानते हैं कि सिक्किम वाज अ प्रिंसली स्टेट, तो वो बाकी स्टेट की तरह नहीं मर्ज हुआ था। बट रॉ अपना जो भी काम करना था उस स्टेट में, वहाँ के जो प्रिंस के अगेंस्ट एजिटेशन पैदा करना, एक पार्टी बनाना, वो सारे केसेस जो एक चलता है एजेंसियों का, उन्होंने किया। और फाइनली 1975 में सिक्किम में इंडिया का पार्ट हो गया। सो ऑल इन ऑल ये 3 जो केसेस है, इसका ज़्यादा डिटेल दिया गया है। इसके अलावा भी किस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने घाना को हेल्प किया इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने में, या दूसरे केसेस के बारे में ही बताया गया है। बट इन सब में आर एन काओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो कि आपको किताब पढ़ते समय एहसास होता है। ऑल्दो दिस इज़ अ इंफॉर्मेशनल बुक, बट मैं ऐसा कहूँगा कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल ही नहीं है, एंटरटेनिंग भी है, राइट। तो आप बहुत कुछ जानते भी हैं, बट आपको वो जानते समय बोरियत नहीं, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग लगता है। हर एक चैप्टर या हर एक पेज पढ़ने के बाद यू वांट टू रीड मोर, यू वांट टू नो मोर, ऐसा फील होता है। तो मेरी ये राय होगी कि इट्स अ गुड बुक इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट नॉट अ स्पाई बट अ स्पाई मास्टर एंड अ जेंटलमैन, यू कैन गो एंड बाय दिस बुक। थैंक यू।